अब हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है कि हम किस तरीके से जो है अपने पॉजिटिव इमोशंस को बढ़ा सकते हैं, या फिर हम किस तरीके से अपने जो इफ़ेक्टिव इमोशनल मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो उसमें दूसरा पॉइंट हमारे पास है इंगेज इन सेल्फ मॉडलिंग। अब इंगेज इन सेल्फ मॉडलिंग का मतलब क्या है? बी द आइडियल फॉर योर सेल्फ। अपने लिए एक आइडियल बनो। रिपीटेडली ऑब्जर्व द बेस्ट पार्ट ऑफ योर पास्ट परफॉर्मेंस। वो ये चीज़ याद करो कि आपका जो बेस्ट पार्ट था, यानी कि आपके जो भी आपका अभी तक का परफॉर्मेंस है, उसमें जो आपका बेस्ट परफॉर्मेंस जो निकल के आया है वो कैसे आया, उसको यूज़ करो एक इंस्पिरेशन की तरह, अपने मोटिवेशन की तरह, ताकि आप अपने फ्यूचर में भी बेटर कर सको। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक कोई एग्ज़ाम है जिसमें आपके बहुत अच्छे मार्क्स आए, फॉर एग्ज़ाम्पल, तो आपने उस एग्ज़ाम के लिए किस तरीके से प्रिपरेशन की थी, क्योंकि मेहनत की होगी। तो वो क्या था, कैसे मेहनत की, उस चीज़ को देखो, और फिर अपने आगे के और एग्ज़ाम्स के लिए उसी तरीके से फ्यूचर के एग्ज़ाम्स के लिए भी मेहनत करो। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा परसेप्चुअल रीऑर्गेनाइजेशन एंड कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग। मतलब कि है ट्राई व्यूइंग द इवेंट्स डिफरेंटली एंड विजुअलाइज द अदर साइड ऑफ द कॉइन। आप ये कोशिश करो कि आप उस इवेंट को क्या है अलग अलग तरीके से देखो, रीस्ट्रक्चर करो अपने थॉट्स को, ताकि आप क्या कर सको, अपने पॉजिटिव और रीअश्योरिंग फीलिंग्स को इन्हेंस कर सको, और अपने जो नेगेटिव थॉट्स हैं उनको एलिमिनेट कर दो। देन है हमारा बी क्रिएटिव। तो ये सारे मेथड्स हैं जिनसे आप अपने नेगेटिव इमोशंस को या फिर अपने स्ट्रेसफुल कंडीशन को, फॉर एग्जांपल बहुत आप सपोज़ आपका ब्रेकअप हो गया, तो उस सिचुएशन में आप ये सारी चीज़ें लगा सकते हो कि आपको एक अपना कुछ क्रिएटिविटी, अपनी कुछ हॉबी जो है वो डेवलप करना शुरू कर दो, अपना इंटरेस्ट डेवलप करो, उस एक्टिविटी में इंगेज हो जहाँ पे आपका इंटरेस्ट है। उसके बाद हमें डेवलप करना है और अपना नर्चर करना है गुड रिलेशनशिप्स को, यानी कि हमारे कुछ ऐसे फ्रेंड्स होने चाहिए, और हमें अपने फ्रेंड्स को बहुत केयरफुली चूज़ करना है। हमें बहुत खुश लोगों की और जो चेयरफुल फ्रेंड्स हैं उनकी कंपनी में रहना है, ताकि हमें भी जर्नल जो है हैप्पी फील हो। उसके बाद हैव एम्पैथी, हमको एम्पैथी रखनी है, दूसरों को समझना है, उनकी फीलिंग्स को भी समझना है। तभी हमारा एक जो रिलेशनशिप है उसमें कुछ मीनिंग ऐड हो सकती है या वैल्यू ऐड हो सकती है। वरना तो मीनिंगलेस रिलेशनशिप है अगर आप एक दूसरे को म्यूचुअली सपोर्ट ही नहीं कर रहे हो तो। देन थर्ड चीज़ है पार्टिसिपेट इन कम्युनिटी सर्विसेज। जैसे गुरुद्वारे वगैरह में क्या होता है ना, लोग जो होते हैं वो खुद अपनी सेवा करते हैं, या खुद से अपना मतलब वहाँ पे जैसे खाने बनाने में हेल्प करते हैं, बर्तन धोने में हेल्प करते हैं, कुछ भी कोई एक काम वो खुद सेल्फ सर्विस देते हैं। तो ये करने से क्या होता है, जो हमारी जो कम्युनिटी सर्विस है, जैसे इसमें एग्जांपल दिया हुआ है कि कोई इंटेलेक्चुअली चैलेंज चाइल्ड है, उसको कोई भी स्किल याद करने में आप हेल्प कर रहे हो, तो आपको खुद मतलब आपको खुद की डिफ़िकल्टीज़ के बारे में एक चीज़ पता चलेगी उससे। तो ये है। अब हमारा एक यहाँ पे एक इसके अंदर हमें एक दिया हुआ है बॉक्स के अंदर, वो है पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर क्या होता है? अ डिज़ास्टर प्रोड्यूस सीरियस डिस्ट्रप्शन ऑफ द फंक्शन ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। फॉर एग्जाम्पल, एक डिज़ास्टर आया, उसने क्या किया, एक फंक्शनली जो ह्यूमन सोसाइटी है उसको डिसरप्ट कर दिया, जिस वजह से क्या हुआ, बहुत ज़्यादा वाइड स्प्रेड अमाउंट, यानी बहुत ज़्यादा अमाउंट में जो मटेरियल है वो और जो इन्वायरमेंट है उसका लॉस हो गया, विच कैन नॉट बी डेल्ट विथ इमीडिएटली विद द एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज, जिसको हम अपने अभी के एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज के साथ कंपनसेट नहीं कर सकते हैं। वो डिज़ास्टर कोई नेचुरल हो सकता है, जैसे कि साइक्लोन आ गया, अर्थक्वेक आ गया, सुनामी आ गया,
या कोई मैन मेड है, जैसे वॉर हो गया, एट प्रेजेंट क्या चल रहा है, वॉर चल रहा है यूक्रेन और रशिया का, तो ये क्या है, एक डिज़ास्टर ही तो क्रिएट कर रहा है, इतने लोग मर रहे हैं, द पेरेंट्स आर लूजिंग देयर चिल्ड्रंस एंड द चिल्ड्रंस आर लूजिंग देयर पेरेंट्स, है ना। सो जो द ट्रॉमा एंड इंडिविजुअल एक्सपीरियंसेस ड्यूरिंग अ डिज़ास्टर, तो ये जो ट्रॉमा है जो एक इंडिविजुअल क्या करता है, एक्सपीरियंस करता है एक डिज़ास्टर के टाइम में, जो कि रेंज कर सकता है एक परसेप्शन से, जैसे कि कोई एक इवेंट है जिसको एक्चुअली इनकाउंटर कर रहे हैं, विच मे बी लाइफ थ्रेटनिंग, जो एक लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन हो सकती है। आइदर ऑफ दीज कंडीशंस मे लेड टू डेवलपमेंट ऑफ पोस्ट ट्रोमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। तो इस वजह से क्या हो सकता है, अगर किसी इंसान ने, किसी इंडिविजुअल ने ऐसा कुछ स्ट्रेसफुल चीज़ देखा है, तो उसको एक डेवलपमेंट के टाइम पे एक पोस्ट ट्रोमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर हो सकता है, where the person tends to re-experience to the event through flashbacks and get overwhelmed thoughts about the event even after a substantial period of time। तो अब ये जो पोस्ट ट्रोमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर होता है, इसमें क्या होता है कि वो जो स्ट्रेसफुल सिचुएशन उसके साथ हो गई है, उसके ना फ्लैशबैक्स आते रहते हैं उसको, और ऐसे थॉट्स आते रहते हैं एक सब्सटेंट मतलब एक पीरियड ऑफ टाइम के बाद। तो ये जो कंडीशन होती है, ये क्या करती है, ये एक इंसान को इमोशनली डिस्टर्ब कर देती है, और वो जो इंसान होता है वो फेल हो जाता है किसी भी अ, किसी भी चीज़ के साथ, किसी भी रेगुलर एक्टिविटी के साथ, अप्रोप्रिएट स्ट्रैटेजी के साथ कोप अप करने में। तो ये जो इमोशंस होते हैं, क्या करते हैं, मैनिफेस्ट करते हैं, यानी कि अट्रैक्ट करते हैं किसी एक यूनिक रिकॉग्नाइजेबल, यानी कि जिसको हम पहचान सकते हैं ऐसे पैटर्न को, जिसको हम माल एडेप्टिव बिहेवियर कहते हैं, जैसे कि डिप्रेशन हो गया, ठीक है। द ऑटोमेटिक अरूजल, यानी कि खुद से ऑटोमेटिक जो अरूजल है उसका। देन वी हैव अनदर बॉक्स जहाँ पे हमें दिया है मैनेजमेंट ऑफ एग्जामिनेशन एंजाइटी। हम किस तरीके से एंजाइटी को मैनेज कर सकते हैं अगर हमने उसको एग्जामिन कर लिया। फॉर मोस्ट ऑफ अस एन अप्रोचिंग एग्जामिनेशन ब्रिंग्स अबाउट अ फीलिंग ऑफ चर्निंग स्टमक एंड एंजाइटी। तो बहुत बार हमारे साथ ऐसा होता है कि अगर हम किसी को एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो हमारे स्टमक में चर्निंग हो रही होती है या फिर एनजाइटी हो रही होती है हमें। इनफैक्ट एनी सिचुएशन विच इन्वॉल्व्स परफॉर्मिंग अ टास्क, कोई भी एक ऐसी सिचुएशन जहाँ पे हमें कोई टास्क परफॉर्म करना है, या फिर हमें अवेयरनेस है कि हमें इस बात का पता है कि हमको इवेल्युएट करने वाला है कोई, हमारे अंदर एक परफॉर्मेंस प्रेशर आ जाता है, यानी कि हमको एक परफॉर्मेंस एंजाइटी होने लग जाती है उस सिचुएशन के अंदर। A certain level of anxiety is definitely essential as it motivates and pushes us to put up our best performance। तो अब एक कुछ हद तक की एक एंजाइटी क्या होती है, हमारे लिए बहुत असेंशियल होती है, हमारे लिए बहुत ज़रूरी होती है, जो कि हमें मोटिवेट करती है ताकि हम अपने जो बेस्ट परफॉर्मेंस है उसको बाहर लेके आ सकें। लेकिन जो हाई लेवल होती है एंजाइटी की, वो क्या करती है, हमारी जो ऑप्टिमम परफॉर्मेंस है, यानी कि हमारे जो मैक्सिमम परफॉर्मेंस हम अचीव करने वाले थे, उसे अफेक्ट करती है। एन एंशियस इंडिविजुअल इज़ हाईली अरोज्ड फिज़िकली एंड इमोशनली। कोई भी एक एंशियस इंसान है वो बहुत ज़्यादा फिजियोलॉजिकली और इमोशनली अरोज्ड होता है, और वो क्या नहीं कर पाता, अपना जो उसकी बेस्ट एबिलिटीज़ होती हैं वो परफॉर्मेंस नहीं कर पाता। एन एग्जामिनेशन इज़ अ पोटेंशियली स्ट्रेस प्रोवोकिंग सिचुएशन। एक कोई भी एक एग्जामिनेशन होता है तो वो एक स्ट्रेस प्रोवोकिंग सिचुएशन होती है, जैसे कि दूसरी जो अदर स्ट्रेसफुल सिचुएशन होती हैं जिससे हम दो स्टेजेस में कोप अप कर सकते हैं। जैसे कि जब जब हम मॉनिटर कर रहे हों, या फिर हम
एक कोई भी इफ़ेक्टिव एक्शन ले रहे हों, ठीक है, या फिर हम क्या कर रहे हो, ब्लंटिंग कर रहे हो, या फिर हम उस सिचुएशन को अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हैं। सो मॉनिटरिंग इन्वॉल्व्स टेकिंग इफेक्टिव एंड डायरेक्ट एक्शन टू डील विद द स्ट्रेसफुल सिचुएशन। तो किसी भी सिचुएशन को मॉनिटर करना क्या है ये, मतलब ये क्या मॉनिटरिंग क्या इन्वॉल्व करता है कि ये हम इफ़ेक्टिव और डायरेक्ट एक्शन से डील कर रहे हैं किसी भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में। तो हमारे पास कुछ फॉलोइंग कुछ स्ट्रैटेजीज़ इसमें डिस्कस की हुई हैं, जिससे कि हम क्या कर सकते हैं, किसी भी स्ट्रेसफुल कंडीशन को मॉनिटर कर सकते हैं। पहला है प्रिपेयर वेल। पहला तो ये है कि आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जाएं। प्रिपेयर वेल फॉर द एग्ज़ामिनेशन एंड प्रिपेयर वेल इन एडवांस। बहुत अच्छे से आप एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करके जाएं एडवांस में ही। अपने आप को अच्छा खासा टाइम दें ताकि आप उस क्वेश्चन पेपर के साथ फ़ैमिलियर हो सकें, और जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं उनको प्रैक्टिस करें। इससे क्या होगा, आपका एक सेंस डेवलप हो जाएगा प्रिडिक्टिबिलिटी का। आप कंट्रोल कर पाएंगे और रिड्यूस कर पाएंगे अपने स्ट्रेस को, जो आपका स्ट्रेस पोटेंशियल है एग्जामिनेशन में उसे। हैव अ रिहर्सल, एक रिहर्सल हो आपके पास, अपने आप को एक मॉक एग्जामिनेशंस के थ्रू गुजारिए। अपने अपने फ्रेंड को पूछो, अपने फ्रेंड को आप ये हेल्प ले सकते हो कि अपने फ्रेंड से कहोगे आप मुझसे क्वेश्चन पूछो। तो इससे क्या होगा, आपकी एक मेंटली आपकी एक रिहर्सल हो जाएगी। विजुअलाइज़ करो अपने आप को कि आप एग्ज़ाम दे रहे हो और आप कंप्लीटली रिलैक्स हो, बहुत कॉन्फिडेंट हो और बहुत ही अच्छे से पास हो रहे हो, आप बहुत ही फ्लाइंग कलर्स के साथ पास हो रहे हो। इनोकुलेशन मतलब उस सिचुएशन में अपने आप को ढालो। इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, उस रिहर्सल करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा एक्सपोजर करना पड़ेगा, रोल प्लेइंग करनी पड़ेगी अपने आप को फिज़िकली और मेंटली उस एग्ज़ामिनेशन को फेस करने के लिए। खुद को कॉन्फिडेंट फील कराना पड़ेगा। पॉजिटिव थिंकिंग में क्या होता है कि अपने आप के ऊपर फेथ रखो। जो आपके थॉट्स हैं उनके ऊपर, उनको सिस्टमेटिकली लिस्ट करो अपने थॉट्स, जो हैं आपके, जो आपकी वरीज़ हैं उनको रेशनली डील करो आप एक के बाद एक, और अपनी जो स्ट्रेंथ हैं उन पे क्या करो, फोकस करो, एम्फसाइज करो उनको। और जो अपने आप को पॉजिटिव और एंथुजियास्टिक रहने के लिए एम्फसाइज करो। सीक सपोर्ट, मतलब कि अपने किसी भी पेरेंट्स से या फ्रेंड से, टीचर से, सीनियर से हेल्प लेने से झिझको मत। जब हम स्ट्रेसफुल सिचुएशन के बारे में बात कर रहे हैं तो अपने एक क्लोज़ फ्रेंड से बात करो, और उससे आपको बहुत लाइट महसूस होगा और आपको क्या होगा, एक इंसाइट मिल जाएगा उस चीज़ का। जो सिचुएशन है वो इतनी ज़्यादा बुरी नहीं हो सकती, मतलब जितनी लग रही हो मे बी। उसके ही बाद क्या है, ऑन द अदर हैंड हमें ये चीज़ दिया है, ब्लंटिंग स्ट्रैटेजीज इन्वॉल्व अवॉइडिंग द स्ट्रेसफुल सिचुएशन। तो यानी कि किसी भी सिचुएशन को ब्लंट यानी कि काट देना, किसी भी सिचुएशन से दूर हट जाना है, कट जाना, उस सिचुएशन को अवॉइड करना जो है वो है। तो ट्रू अवॉइडेंस यानी कि जो हम सच में हम अवॉइड कर रहे हैं किसी सिचुएशन को, तो वो डिज़ायरेबल नहीं है, यानी कि वो हमें चाहिए नहीं कि हम किसी सिचुएशन को अवॉइड करें, या फिर वो पॉसिबल नहीं है किसी भी एग्ज़ामिनेशन की सिचुएशन को अवॉइड करना। तो हमारे पास कुछ टेक्निक्स हैं जो हमें हेल्प करा सकती हैं। पहला है रिलैक्सेशन की, कि हमें रिलैक्स होना सीखना पड़ेगा। रिलैक्सेशन की टेक्निक क्या होती है, ये हमें क्या करती है, हमारी जो नर्व्स होती हैं उनको काम करने में हेल्प करती है, हमें अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है कि हम वापस से अपने थॉट्स को रिफ्रेम कर सकें, सोच सकें। बहुत सारी ऐसी रिलैक्सिंग टेक्निक्स होती हैं इन जर्नल, जो जर्नल होती हैं वो क्या होती हैं, जिसमें हम बस बैठे हुए होते हैं या फिर हम लेटे हुए होते हैं और हम बहुत एक कंफर्टेबल पोस्चर में होते हैं और एक हम बहुत क्वाइट प्लेस में होते हैं। हम रिलैक्स कर रहे होते हैं अपनी मसल्स को, और हम क्या कर रहे होते हैं, रिड्यूस कर रहे होते हैं अपने एक्सटर्नल जो स्टिमुलेशन है उनको।
और हम क्या कर रहे होते हैं, मिनिमाइज़ कर रहे होते हैं जो अपने थॉट्स हैं उनके फ्लो को, और फोकस कर रहे होते हैं उनमें। उसके बाद एक्सरसाइज। तो एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन में हम बहुत ज़्यादा ओवर एक्टिवेट हो जाते हैं, हमारा जो सिंपैथेटिक सिस्टम होता है। तो एक्सरसाइज क्या करती है, हमें हेल्प करती है कि हमारी जो एक्सेसिव एनर्जी है वो वहाँ पे यूज़ हो जाए, और हमें एक छोटे पीरियड ऑफ टाइम के लिए क्या हो, लाइट महसूस हो, और हम अपनी स्टडीज़ में क्या कर सकें, कंसंट्रेट कर सकें। तो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा मैनेजिंग योर एंगर। हमें एंगर मैनेजमेंट के बारे में अब पढ़ाया है। एंगर इज़ अ नेगेटिव इमोशन। एंगर हमेशा से एक नेगेटिव इमोशन रहा हुआ है। इट कैरीज द माइंड away, or in the other words, the person loses control on behavioral function during the state of anger। यानी कि एंगर की स्टेट में कोई भी एक इंसान जो सोशली करेक्ट बिहेवियर होता है उससे भटक जाता है, या कई बार वो ऐसी चीज़ें कर देता है जो कि गलत मानी जाती हैं। सो द मेजर सोर्स ऑफ एंगर इज़ द फ्रस्ट्रेशन ऑफ मोटिव्स। तो पहला सोर्स एंगर का यही होता है जिसको हम कहते हैं फ्रस्ट्रेशन ऑफ मोटिव्स, यानी कि अपने मोटिव्स का पूरा ना हो पाना, उनका फ्रस्ट्रेशन। हाउएवर एंगर इज़ नॉट अ रिफ्लेक्स, रादर इट इज़ अ रिजल्ट ऑफ आवर थिंकिंग। तो कोई भी गुस्सा जो होता है वो कोई रिफ्लेक्स नहीं होता है किसी भी सिचुएशन का, उसकी जगह पे वो क्या होता है, एक रिजल्ट होता है थिंकिंग का, यानी हम जो सोच रहे होते हैं उस थिंकिंग का रिजल्ट होता है गुस्सा। नाइदर इट इज़ ऑटोमेटिक नॉर अनकंट्रोलेबल। ना तो ये ऑटोमेटिक होता है, यानी कि खुद से जनरेट नहीं होता है, और ऐसा भी नहीं होता है कि हम इसको कंट्रोल ना कर सकें। एंड कर्स्ड बाय अदर, बट इट इज़ अ सेल्फ इंड्यूस्ड चॉइस दैट इंडिविजुअल मेक्स। यानी कि एक इंडिविजुअल खुद से ये चॉइस बनाता है कि उसको गुस्सा होना है। तो एंगर क्या होता है, एंगर एक रिज़ल्ट होता है हमारी थिंकिंग का, इसीलिए ये हमारे थॉट्स से हम कंट्रोल कर सकते हैं। अब इसी एंगर मैनेजमेंट में हमारे पास कुछ पॉइंट हैं। तो पहला है रिकॉग्नाइज द पावर ऑफ योर थॉट। हमें क्या करना है, हमें पहचानना है कि हमारे थॉट्स की क्या पावर है। रियलाइज यू अलोन कैन कंट्रोल इट। हमें ये चीज़ रियलाइज़ करनी पड़ेगी, महसूस करनी पड़ेगी कि हम खुद से ही इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। डू नॉट इंगेज इन सेल्फ टॉक दैट बर्न्स, डू नॉट मैग्नीफाई नेगेटिव फीलिंग। यानी कि अपनी नेगेटिव फीलिंग्स को बार बार सोचो मत, और सेल्फ टॉक मत करो उस चीज़ का। डू नॉट एस्क्राइब इंटेंशंस एंड अल्टीरियर मोटिव्स टू अदर। उसके बाद है रेजिस्ट हैविंग इरेशनल बिलीव्स अबाउट पीपल एंड इवेंट्स। यानी कि कोई भी मन घड़ंत बिलीफ जो हैं दूसरे लोगों के और इवेंट्स के बारे में सोचना बंद करो। ट्राई टू फाइंड कंस्ट्रक्टिव वेज ऑफ एक्सप्रेसिंग योर एंगर। कुछ कंस्ट्रक्टिव वेज जो हैं उनको ढूंढो अपने एंगर को एक्सप्रेस करने के लिए, जो मतलब हैव कंट्रोल ऑन द डिग्री एंड ड्यूरेशन ऑफ एंगर दैट यू चूज़ टू एक्सप्रेस। यानी कि एक कंट्रोल होना चाहिए आपका, किस डिग्री तक और किस ड्यूरेशन तक आपका एंगर जो है वो एक्सप्रेस हो रहा है। अपने अंदर देखो एंगर कंट्रोल करने के लिए, इंस्टीड ऑफ बाहर कि हम कैसे अपना एंगर कंट्रोल करें, अपने अंदर सेल्फ एनालिसिस करो अपना। गिव योर सेल्फ टाइम टू चेंज। अपने आप को चेंज होने का टाइम दो, क्योंकि एक हैबिट को चेंज करने में बहुत हमें थोड़े से एफर्ट लगते हैं और हमें टाइम लगता है। देन वी हैव नेक्स्ट विच इज़ इन्हेंसिंग पॉजिटिव इमोशंस। यानी कि हम किस तरीके से अपने पॉजिटिव इमोशंस को इन्हेंस कर सकते हैं। आवर इमोशंस हैव अ पर्पस। हमारे जो इमोशंस होते हैं उनका कुछ एक पर्पस होता है। दे हेल्प अस अडेप्ट टू द एवर चेंजिंग इन्वायरमेंट। तो ये हमें हेल्प करते हैं किसी भी चेंजिंग इन्वायरमेंट के साथ अडेप्ट करने में। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं हमारे सर्वाइवल के लिए और हमारे वेलबींग के लिए, यानी हमारे सही रहने के लिए।
जो नेगेटिव इमोशंस होते हैं उनको उनकी कैटेगरी में फ़ियर, एंगर, डिस्गस्ट आता है। ये सारी चीज़ें जो होती हैं, नेगेटिव इमोशंस जो होते हैं, ये हमको मेंटली प्रिपेयर करते हैं और फिज़िकली प्रिपेयर करते हैं हमारे इमीडिएट एक्शंस को लेने के लिए। किसी भी एक स्टिमुलाई मतलब कोई भी एक स्टिमुलस है उसके अगेंस्ट लेने के लिए जो कि बहुत ही थ्रेटनिंग है। उसके बाद हमें एक एग्ज़ाम्पल दिया हुआ है, अगर हमें कोई डर ही नहीं होगा किसी पॉइज़नस इंसेक्ट का जो हम जो का तो हम उसे अपना अगर अपने हाथ में ले लेंगे तो वो हमें काट देगा, हम मर जाएंगे। तो यहाँ पे हमारा फेयर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे सर्वाइवल के लिए। दो नेगेटिव इमोशंस प्रोटेक्ट अस इन सच सिचुएशन, तो हमें इन सिचुएशंस पे जो नेगेटिव इमोशंस हैं ये प्रोटेक्ट करते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा एक्सेसिव अमाउंट में और इनअप्रोप्रिएट अमाउंट में इन इमोशंस का होना भी हमारे लिए लाइफ थ्रेटनिंग हो जाता है, या फिर हमारे इम्यून सिस्टम को ये हार्म करने लगता है। हमारी हेल्थ में इसके सीरियस इफ़ेक्ट दिखने लग जाते हैं। अब जैसे पॉजिटिव इमोशंस हैं, जैसे कि होप है, जॉय है, ऑप्टिम यानी पॉजिटिविटी है, कंटेम्प्ट है, ग्रेटिट्यूड है, एनर्जी का जो इन्हेंस करता है हमारे सेंस को इमोशनल वेलबींग के। हालांकि जो हमारा एक्सपीरियंस है वो क्या है, पॉजिटिवली अफेक्ट करता है, जो कि डिस्प्ले करता है जो ज़्यादा ग्रेटर प्रेफरेंस होती है, यानी कि जो लार्ज वैरायटी ऑफ हमारे एक्शंस और आइडियाज़ होते हैं उन्हें। तो यहाँ पे क्या है, हम ये चीज़ सोच सकते हैं तो अगर हम ये चीज़ सोचें कि हमारी सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं, इस चीज़ की सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं कि हम कोई भी प्रॉब्लम जो है उसे फेस कर सकते हैं और उसे क्या कर सकते हैं, मतलब उसको अच्छे से फेस कर सकते हैं। तो यहाँ से हम ना बहुत ज़्यादा प्रोएक्टिव हो जाएंगे, यानी कि हम बहुत ज़्यादा अच्छे से एक्टिव हो जाएंगे। Psychologists have found that people who were shown films depicting joy and contempt come up with more ideas regarding things they would like to do compared to those who were shown evoking anger and fear। तो ऐसे लोग जिनको हमने एक मूवी, मतलब दो ग्रुप ऑफ लोग लिए हमने, एक एक ग्रुप ऑफ पीपल को हमने मूवी दिखाई जो कि बहुत ज़्यादा खुश मूवी थी, जॉयफुल थी और मतलब इस तरीके की मूवी थी। तो वो वाले ग्रुप के जो लोग थे वो बहुत अच्छे अच्छे नए नए आइडियाज़ के साथ आए। वहीं पे जब हमने दूसरा ग्रुप लिया उनको हमने मूवीज़ दिखाई जो कि उतनी ज़्यादा जो थी खुश नहीं थी, बहुत मतलब फेयर वाली थी और एंगर इवोकिंग थी। तो उनके क्या थे कि उनके आइडियाज़ नहीं आए उतने नए चीज़ करने के। तो ये जो हमारा पॉजिटिव इमोशन है ये हमको ये चीज़ एबिलिटी देता है हमको कि हम किसी भी एडवर्स सर्कमस्टांसेस के साथ कैसे डील कर सकते हैं, या फिर हम क्विकली कैसे रिटर्न हो सकते हैं अपनी नॉर्मल स्टेट में। सो दे हेल्प अस सेट अप लॉन्ग टर्म प्लान्स। तो इनकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, हमारे लॉन्ग टर्म प्लान्स जो हैं वो सेट हो सकते हैं, गोल सेट हो सकते हैं, हम नए रिलेशनशिप्स को फॉर्म कर सकते हैं जो हमारे अलग अलग तरीके के जो हमारी पॉजिटिव इमोशंस हैं उनको क्या करें, इन्हेंस करें। इसमें पहला दिया हुआ है पर्सनालिटी ट्रेट्स ऑफ ऑप्टिमिज्म, होपफुलनेस, हैप्पीनेस एंड अ पॉजिटिव सेल्फ रिगार्ड। तो हमें पॉजिटिव इमोशंस को इन्हेंस करने के जो तरीके दिए हैं उनमें सबसे पहला हमको दिया है पर्सनालिटी ट्रेट ऑफ ऑप्टिमिज्म, यानी कि हमें हमेशा पॉजिटिव चीज़ सोचनी है, हमें होपफुल रहना है कि हाँ ये चीज़ हो सकती है, हमें खुश रहना है, हमें पॉजिटिव रहना है अपने बारे में। फाइंडिंग पॉजिटिव मीनिंग इन डायर सर्कमस्टांसेस, यानी कि बहुत एडवर्स कंडीशन ही क्यों ना हो उसमें भी हमें पॉजिटिव रहना है। हैविंग क्वालिटी कनेक्शंस विद अदर्स, हमारे दूसरों के साथ क्वांटिटी में ज़्यादा फ्रेंड्स ना हो बट क्वालिटी में बहुत अच्छे फ्रेंड्स हों, सपोर्टिव नेटवर्क हो, हमारा जो क्लोज रिलेशन है उनका, हम अपने काम में हम इंगेज रहें और उसमें मास्टरी हासिल करें।
जो फेथ है हमारा सोशल सपोर्ट, पर्पस और होप का, जो कि जिससे कि हमें क्या मिल रही है, लाइफ पर्पस मिल रहा है, वो पॉजिटिव इंटरप्रिटेशंस हो हमारे जो डेली इवेंट्स हैं उनके। तो ये हो रहा है इस तरीके से। अब हमें एक पैराग्राफ ये भी पढ़ना है इमोशनल इंटेलिजेंस का। तो जो हमारा एक्सप्रेशन है इमोशन का, वो रेगुलेट होता है हमारे खुद के इमोशन से या फिर दूसरों के। जो लोग हैं वो कैपेबल होते हैं या फिर अवेयर होते हैं अपने इमोशंस के बारे में और उनको किस तरीके से रेगुलेट करना है इसके बारे में, तो ऐसे लोगों को हम इमोशनली इंटेलिजेंट लोग कहते हैं। लेकिन जो लोग जो इस चीज़ पे फेल हो जाते हैं कि उनको किस तरीके से अपने इमोशंस को रेगुलेट करना है, तो उनको हम क्या कहते हैं, वो एब्रिएशंस इमोशन क्या करते हैं, डेवलप कर लेते हैं, जिससे क्या होता है, साइकोपैथोलॉजी जो होती है कुछ काइंड की, वो हो जाती है। जैसे इमोशनल इंटेलिजेंस जो हम समझ रहे हैं वो क्या है कि वो एक एबिलिटी है जिससे हम मॉनिटर करें अपना या दूसरों का इमोशन, जिससे हम क्या करें, डिस्क्रिमिनेट करें अपने में और दूसरों के बीच में उनकी इन्फॉर्मेशन और उनकी जो गाइड है किसी की भी सोच या फिर किसी की भी एक्शंस को। जो कॉन्सेप्ट है इमोशनल इंटेलिजेंस के, वो यही है कि हम दूसरों की बातों में ना आ जाए जल्दी से, ठीक है। और हमारे इंटरपर्सनल एलिमेंट्स और जो इंट्रापर्सनल एलिमेंट्स हैं, यानी कि खुद के साथ के एलिमेंट्स और दूसरों के साथ जो हमारे एलिमेंट्स हैं, वो इंट्रापर्सनल एलिमेंट्स जो हमारे खुद के साथ के, मतलब कि सेल्फ अवेयरनेस होता है, यानी कि हमारी जो एबिलिटी है कि हम अपनी नेगेटिव इमोशंस को और अपनी इम्पल्सेस को कंट्रोल में रखें। और जो सेल्फ मोटिवेशन है वो क्या है कि हमारा खुद का ड्राइव, कि हम अचीव कर पाएँ, सेटबैक कर पाएँ, जो हमारी डेवलपिंग स्किल्स होती हैं उनको अटेन कर पाएँ, हम टारगेट को हम इनिशिएटिव ले पाएँ एक अपॉर्चुनिटी का। तो जो इंटरपर्सनल एलिमेंट्स होते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस के, ये दो कंपोनेंट होते हैं। एक होता है सोशल अवेयरनेस, कि हम कितने ज़्यादा अवेयर हैं दूसरों की फीलिंग्स के बारे में, और एक होता है सोशल कॉम्पिटेंस, यानी कि हम कितना ज़्यादा सोशली एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे कि एक टीम को बिल्ड करने में, या फिर हमारा अगर किसी के साथ कन्फ्लिक्ट हो गया तो उसको मैनेज करने में, या फिर हमारी स्किल्स कम्युनिटी जो कम्युनिकेशन की स्किल्स होती हैं उनमें। तो यहाँ पे की टर्म्स दिए हुए हैं ये। अब समरी में कुछ नहीं है, हमारा जो बिहेवियर है वो क्या होता है, डायरेक्ट होता है एक स्पेसिफिक गोल की तरीके से। तो इसको हम क्या कहते हैं, किसी भी ड्रिवन फोर्स जो है उसमें हमारा जो बिहेवियर है वो डायरेक्टेड होता है, तो हम उसको मोटिवेशन कहते हैं। हमारे पास दो तरीके के मोटिवेशन होते हैं, एक होता है बायोलॉजिकल, दूसरा होता है फिजियोलॉजिकल। जो बायोलॉजिकल इमोशन मोटिवेशन होता है वो इन्नेट होता है, यानी वो हम लेके पैदा हुए होते हैं। और जो बायोलॉजिकल कज होता है इसका, वो क्या होता है, जैसे हमारे हॉर्मोन्स हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, ये सब। उसके बाद जो फिजियोलॉजिकल इमोशन होता है, ये क्या होता है, इंटरेक्शन हमारा, मतलब जो साइको सोशल होता है, ये होता है कि हमारा इंटरेक्शन हमारे नेबर्स कैसे हैं, हमारी फैमिली में कैसे लोग हैं, इस चीज़ पे। फिर मैस्लो ने अरेंज किया था ह्यूमन की नीड्स को, तो सबसे ऊपर क्या आया था, सेल्फ, मतलब सबसे नीचे बेसिक जो नीड थी वो थी कि हमारा मतलब फिजियोलॉजिकल नीड जो है वो हो जाए। फिर हमारी सेफ्टी की नीड है, फिर हमारी बिलोंगिंगनेस की नीड है, फिर एस्टीम की है, और लास्ट में थी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की। उसके बाद दूसरा कंसेप्ट जो था मोटिवेशन का, वो था फ्रस्ट्रेशन और कन्फ्लिक्ट्स। उसके बाद जो हमारे इमोशंस होते हैं, इमोशंस क्या होते हैं, फिजियोलॉजिकल एक्टिवेशन होता है पहले तो। फिर क्या है, कॉन्शियस अवेयरनेस हमारी फीलिंग्स की, और जो हमारा स्पेसिफिक जो कॉग्निटिव लेवल है जो डिस्क्राइब करता है वो। इसके बाद जो हमारे कुछ सर्टेन इमोशंस होते हैं, जैसे कि जॉय, खुशी, या फिर दुख, या फिर सॉरो, सरप्राइज़, ये सारी चीज़ें कॉम्बिनेशन होती है इमोशंस की। उसके बाद जो हमारा सेंट्रल और ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम होता है, वो बहुत एक मेजर रोल प्ले करता है इमोशंस को रेगुलेट करने में। फिर हमारा जो कल्चर होता है, ये बहुत एक स्ट्रॉन्गली इन्फ्लुएंस करता है हमारे
एक्सप्रेशन को और इंटरप्रिटेशन को इमोशंस के। फिर जो इमोशंस होते हैं ये नॉन वर्बल होते हैं, वर्बल भी हो सकते हैं। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट मैनेजमेंट जो होता है इफ़ेक्टिव होता है हमारे फिज़िकल और फिज़ियोलॉजिकल वेलबींग के लिए। तो ये हमारा चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। तो 11th का ये चैप्टर 9th मोटिवेशन एंड इमोशन का यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। विल मीट यू विद द नेक्स्ट चैप्टर। टिल देन आई होप you guys are revising it properly.